नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम भक्ति काल के एक प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य कला के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याख्यान में हम मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं, उनकी काव्य कला के जो प्रमुख प्रमुख तत्व हैं उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जायसी सूफी काव्य धारा के एक प्रतिनिधि कवि हैं और उनका जो महाकाव्य पद्मावत है वह अवधी भाषा का एक उच्च कोटि का साहित्यिक ग्रंथ है, जिसमें जायसी ने अपनी जो काव्य कला है, अपनी जो कल्पना शक्ति है, अपनी जो प्रतिभा है, उसका इतिवृत्तात्मकता और रसात्मकता के साथ सुंदर समन्वय करके प्रस्तुत किया है। जायसी का जो ये महाकाव्य है, ये कई दृष्टियों से उल्लेखनीय महाकाव्य माना जाता है। इस काव्य का जो वस्तु वर्णन है, जिसमें संध्याकालीन वर्णन है, सरोवर का वर्णन है, सिंहलदीप का वर्णन है, ये बेजोड़ है। भाव, रस और श्रृंगार की दृष्टि से ये ग्रंथ अनुपम है। जायसी की काव्य दृष्टि की जो समीक्षा है, इन बिंदुओं पर हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लेते हैं जायसी के द्वारा अभिव्यक्त जो सौंदर्य चित्रण है। जायसी ने अपने इस ग्रंथ में जो रानी पद्मावती है उसके सौंदर्य का अनुपम वर्णन किया है। वह हिंदी साहित्य का एक विलक्षण सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत आता है। वह जो पद्मावती है वह अलौकिक सौंदर्य से युक्त ऐसी नारी है जिसके अंग प्रत्यंग है वह इस लोक के न होकर के अलौकिक हैं। इसका आभास कवि ने वर्णित करते समय प्रकृति पर उसका जो प्रभाव पड़ता है उसके माध्यम से किया है। एक उदाहरण देखते हैं। भंवर केसव मालती रानी, विसहर लुरई लेही अरगानी, वैनी छोरी झारू जो बारा, सरग पतार होई अंधियारा। इसमें नागमती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि जो नागमती है उसके जो रेशमी केस, काले काले बाल हैं, वह सर्प जैसे दिखाई देते हैं, विषर सर्प जैसे दिखाई देती हैं। और जब वह अपने जूड़े को खोलकर बाल झाड़ती है तो उसकी बालों की श्यामलता के कारण, बालों की उस कालेपन के कारण सर्वत्र अंधकार छा जाता है। सरग पताल हुई अंधेरा, स्वर्ग और पाताल सब जगह अंधेरा छा जाता है। इतना अधिक प्रभाव उसके अंग प्रत्यंग का संसार पर पड़ता है। वह उसकी जो आंखें हैं जो वह बहुत अधिक बंकिम है। तोते की चोंच से भी अधिक नुकीली उसकी सुंदर नाक है। पुष्प है संसार में, वह उसी की सुगंध को ग्रहण करके सुगंधित हैं। लालिमापूर्ण अधर अमृत रस से भरे हुए हैं और जिन्हें देखकर जो बिंबा फल है वह भी लज्जित होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जायसी ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का नक्सिक वर्णन किया है, अलंकारिक वर्णन किया है, अलौकिक वर्णन किया है। उनका जो सौंदर्य का प्रभाव है वह संपूर्ण सृष्टि पर व्याप्त है। ऐसा अद्भुत अलौकिक सौंदर्य केवल ईश्वर का ही हो सकता है। नक्सिक वर्णन के माध्यम से कवि एक चित्र के समान पाठकों के समक्ष उपस्थित करता है, लेकिन उस नक्सिक सौंदर्य की उस दृश्यात्मकता के भीतर जो उसका प्रभाव है, उस प्रभाव का वर्णन कवि ने करा है और उस प्रभाव के वर्णन के माध्यम से नागमती के सौंदर्य की विलक्षणता, अद्भुतता वहां पर अभिव्यक्त हुई है। जायसी के काव्य की जो दूसरी विशेषता हम देखते हैं इनकी काव्य दृष्टि के अंतर्गत, वह है वस्तु वर्णन। जायसी का जो वस्तु वर्णन है हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। पद्मावत में वस्तु वर्णनों की बहुलता है। यहाँ पर खाद्य सामग्री, वन उपवन, समुद्र वर्णन, लोक के जो रीति रिवाज हैं, यात्रा के शकुन हैं, नक्सिक वर्णन है, इनका विशद वर्णन हमें पद्मावत में मिलता है। जायसी का जो युद्ध वर्णन है वह बहुत अधिक मर्मस्पर्शी और सजीव वर्णन किया गया है। सेनाओं के आक्रमण, हाथियों की गर्जना, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का संचालन, आपस में रुंड मुंडों का लड़कर पृथ्वी पर गिरना आदि ऐसे अनेक प्रकार के वस्तु वर्णन हैं जो हमें जायसी के काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। इसी के साथ साथ प्रकृति चित्रण है। प्रकृति चित्रण उद्दीपन रूप से प्रमुखता से किया गया है। बिंब ग्रहण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के
रम्य और संश्लिष्ट चित्र उसमें प्रचुरता से है। मानसरोवर का वर्णन करते हुए कवि लिखते हैं, मानसरोवर बर्णो चाहा भरा समुद्र अस अति अवगाहा, पानी मोती असि निर्मलतासु अमृत आनी कपूर सुबासु। मानसरोवर का जो वर्णन किया गया है वो मानसरोवर की अद्भुतता को चित्रित करता है। यहाँ पर कवि ने इस ग्रंथ में समुद्र के भयानक रूप का चित्रण किया है, जिसमें पर्वत जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जिसे ऐसा लगता है कि आकाश ही टूट पड़ेगा। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण करते हुए कवि के द्वारा नागमती की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन वहाँ होता है जहाँ कवि किसी भाव या रस को उद्दीप्त करने के लिए प्रकृति का सहारा लेता है। तो नागमती के वियोग वर्णन उसकी विरह वेदना को निरूपित करने के लिए, उसे और अधिक उद्दीप्त करने के लिए जब प्रकृति का सहारा लेता है, ऐसे कई ऋतु वर्णन हमें पद्मावत में दिखाई देते हैं। एक उदाहरण हम देखते हैं, खड़ग बीजु चमके चहुओरा, बूंद बान बरसे घनघोरा, दादुर मोर कोकिला प्यू, गिरे बीजू घट रहे नचू। यहाँ कवि ने वर्णित किया है कि नागमती रतन सेन के वियोग में पीड़ित है, और जब बारिश का सावन का मौसम आता है, महीना आता है, तो वह महीना उसकी पीड़ा को और अधिक उद्दीप्त करने वाला है। रहस्यवादी भावना भी जायसी के काव्य कला की एक सुंदर विशेषता है, काव्य सौंदर्य की एक सुंदर विशेषता है। यहाँ हमें जायसी के काव्य में भावनात्मक और साधनात्मक दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद मिलते हैं। रहस्यवाद एक प्रकार का जो एक सिद्धांत है, इस आध्यात्मिकता का एक सिद्धांत है, जहाँ ईश्वर का रूप इस संसार में अभिव्यक्त हो। इस रहस्यवाद के माध्यम से व्यक्त करते हुए कवि ने भावनात्मक और साधनात्मक दोनों ही रहस्यवाद का वर्णन अपने काव्य में किया है। कवि ये मानते हैं कि परमात्मा रूपी जो प्रियतम है वह हृदय में ही है, किंतु कौन है ऐसा जो उस हृदय में विराजित जो ईश्वर है उसके दर्शन करा दे। प्रिय हृदय से भेंट न होई, कोरे मिलाव कहो के ही होई। कवि उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है, हृदय में विराजित जो ईश्वर की सत्ता है उसका दर्शन किस प्रकार से किया जा सकता है। कहीं कहीं उन्होंने आध्यात्मिक अर्थ का संकेत दिया है, जहाँ वह कहते हैं कि परमात्मा की जो सत्ता है, जिसे रामकुमार वर्मा ने भी कहा है रहस्यवाद की परिभाषा देते हुए, कि आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब रहस्यवाद की सृष्टि होती है। सृष्टि की सारी सुंदर वस्तुएं उसी सौंदर्य की छाया है। यह एक रहस्यवाद की ही अभिव्यक्ति है। इस रहस्यवादी भावना का हम उल्लेख जायसी की पद्मावत में देख सकते हैं। और जायसी जहाँ पर हठ योगी साधना का वर्णन करते हैं, वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद माना जा सकता है। जब वह कहते हैं, नव पौरी पर दसम द्वारा, तेही पर बाज राज घरियारा, तो यहाँ जो सिंहलगढ़ है वह मानव शरीर का प्रतीक है। 9 पौरियाँ जो शरीर के भीतर विराजमान जो 9 चक्र हैं, और 10वां दरवाजा ब्रह्मरद्र है, जहाँ पर राजा का घंटा अनहद नाद बजता रहता है। रहस्यवाद पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि कहीं हिंदी साहित्य में यदि कहीं रमणीय, सुंदर, अद्वैती रहस्यवाद है तो जायसी में, जिनकी भावुकता उच्च कोटि की है। रहस्यवाद का भावनात्मक और साधनात्मक दोनों ही रूप हमें जायसी के काव्य में मिलते हैं। भाव एवं रस निरूपण की दृष्टि से देखें तो पद्मावत है वह यद्यपि श्रृंगार प्रधान महाकाव्य है, परंतु श्रृंगार के अतिरिक्त भी इसमें अन्य रसों का और भावों का निरूपण किया गया है। नायिका और नायक के मिलन प्रसंगों में यदि हम श्रृंगार का वर्णन देखते हैं, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना है, वहाँ हम शांत रस को देख सकते हैं। वियोग वर्णन उच्च कोटि का है, वहाँ श्रृंगार का रूप है। जायसी एक भावुक कवि हैं और इसलिए इनके काव्य में श्रृंगार के अतिरिक्त जो वीर रस है, उत्साह रस है, अद्भुत रस है, वह इनके युद्ध वर्णन में, यात्रा वृत्तांत के समय आने वाली बाधाओं के संबंध में अनेक भावों और रसों को अभिव्यक्त करने का जायसी को अवसर मिला है। इनके भाव पक्ष की इन विशेषताओं के अतिरिक्त यदि हम इनके कला पक्ष की तरफ काव्य दृष्टि में, जैसा कि हम जानते हैं भाव के साथ साथ कला पक्ष का, शिल्प पक्ष का वर्णन भी आता है,
तो जायसी की जो कला दृष्टि है, शिल्प पक्ष है, उसमें सबसे पहले हम अलंकारों का वर्णन देखते हैं। जायसी ने मुख्य रूप से सादृश्य मूलक अलंकार हैं उनका प्रयोग अधिक किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, रूपक, अतिशोक्ति अलंकार इनके काव्य में अधिक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अन्योक्ति और समासोक्ति का अलंकार का प्रयोग भी इनके काव्य में बहुलता से हुआ है। पूरा पद्मावत अन्योक्ति और समासोक्ति अलंकारों के आधार पर है। इन अलंकारों को समझे बिना पद्मावत महाकाव्य का जो मूल अर्थ है वह हृदयंगम नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण हम देखते हैं इनके द्वारा अभिव्यक्त अलंकारों के, जैसे रूपक अलंकार है, खड़ग बीजू चमके चहुरा, बूंद बान बरसई घनघोरा। यहाँ पर कवि ने जो बिजली है उसे खड़ग बना दिया, खड़ग यानी तलवार का रूप दे दिया, और जो बूंदे हैं उन्हें बाण का स्वरूप, तीरों का स्वरूप प्रदान किया है। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ पर जो उपमेय है उसे उपमान से अधिक सौंदर्यशाली बताया जाता है। तो यहाँ पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते समय कवि मयंक को, चंद्रमा को पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करने में उसे हीन बताता है, और पद्मावती के रूप को चंद्रमा के रूप से अधिक सुंदर बताता है। का सरवरते देवमयों को, चांद कलंकी व निकलंकु। पद्मावती का जो रूप सौंदर्य है वह निष्कलंकी है, इसलिए उसकी बराबरी या उपमा करने के लिए चंद्रमा का उपमान उचित नहीं है। छंद योजना की दृष्टि से देखें तो जायसी ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग पद्मावत में किया है। इतिवृत्तात्मक जो वर्णन होते हैं उनके वर्णन के लिए यह छंद अधिक उपयुक्त माना गया है। जायसी के चौपाई तथा दोहा छंद में जो शास्त्रीय नियम है उनका उल्लंघन उन्होंने कई स्थानों पर किया है। उनमें वह शास्त्रीयता नहीं दिखाई पड़ती है जो रामचरितमानस के दोहा और चौपाई में दिखाई देती है। भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग उन्होंने किया है। यह बोलचाल की अवधि है और इसमें अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी की भाषा देसी सांचे में ढली हुई, हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई, बहुत ही मधुर और हृदय ग्राहिणी है। उनकी भाषा पर संस्कृत के शब्दों का प्रभाव परिलक्षित होता है, और इसके साथ साथ उन्होंने मुहावरेदार जो लोक में प्रचलित भाषा थी उसका प्रयोग भी उन्होंने किया है। प्रबंध सौष्ठव, जैसा कि हम जानते हैं कि काव्य के मुक्तक और प्रबंध के रूप में दो रूप प्रचलित हैं, और जो पद्मावत है वह एक महाकाव्य है और इसकी जो कथा है वह प्रबंध सौष्ठव से युक्त है। उसमें एक प्रकथन पूर्ण सानुबद्ध कथा है और उसके साथ साथ जो प्रासंगिक कथाएं हैं वह इसके साथ अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है। कवि ने कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान की है। नागमती वीरा वर्णन, सिंहल द्वीप वर्णन, मानसरोवर वर्णन, ये प्रबंध के कौशल की एक विशेषता है कि कवि को जो मार्मिक प्रसंग आए उनका वह हृदयता से वर्णन करे। प्रासंगिक कथाएं पूरी तरीके से मुख्य कथा के साथ बंधी हुई है। अपनी कवि जायसी ने बीच बीच में प्रबंध सौष्ठव को सुंदर बनाने के लिए अपनी बहुज्ञता, अपना जो ज्ञान है, ज्योतिष का ज्ञान, भारतीय दर्शन का ज्ञान, पाक कला का ज्ञान, शास्त्र विद्या आदि का सुंदर समावेश भी किया है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जायसी सूफी काव्य धारा के एक श्रेष्ठ महाकवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करने के कारण जायसी अपने हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम के अतिरिक्त जो पद्मावत में अभिव्यक्त उनका काव्य सौंदर्य है, काव्य दृष्टि है, वह भी अनुपम है, और इसके कारण जायसी हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेंगे। धन्यवाद।